फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग स्लैटर डिटरमिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक पार्टिकल लेंगे एक वन डायमेंशनल बॉक्स में। तो वन डायमेंशनल बॉक्स में जब पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो इसके वेव फंक्शन से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो इसका वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा। कब? जब इस पार्टिकल की एनर्जी क्या है, कम है। अगर हम इस पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ा दें तो इस वेव फंक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आप एनर्जी को इंक्रीज करते हैं पार्टिकल की तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब चलिए हम लोग लेते हैं दो पार्टिकल को एक ही बॉक्स में। तो जब हम दो पार्टिकल को लेते हैं तो क्या होता है, तो देखिए दो पार्टिकल के लिए आप सोच रहे होंगे कि हम दो वेव फंक्शन का यूज करेंगे, और जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग दो वेव फंक्शन का नहीं बल्कि एक ही वेव फंक्शन से इस सिस्टम को डिफाइन करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में ये होता है कि जैसे मेनी पार्टिकल सिस्टम होता है तब भी हम उसको एक ही वेव फंक्शन से डिफाइन करते हैं, ना कि अलग अलग वेव फंक्शन। हम पूरे सिस्टम की वेव फंक्शन से उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे दो पार्टिकल है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं इसका जो वेव फंक्शन होगा वो होगा साई 1 2। साई 1 2 हम इसके वेव फंक्शन को इस तरीके से मान है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साई ऑफ 1 एंड साई ऑफ 2। इस तरीके से हम इन दोनों पार्टिकल के वेव फंक्शन के कॉम्बिनेशन को एक वेव फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब चलिए मान लेते हैं कि हमारा पार्टिकल 1 जो है वो क्वांटम स्टेट ए में है। पार्टिकल 1 जो है वो क्वांटम स्टेट ए में है और पार्टिकल 2 जो है वो क्वांटम स्टेट बी में है। तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साई ए बी, जो कि हमारा टोटल वेव फंक्शन है। वो हो जाएगा 1 2 इज इक्वल टू साई ए 1 एंड साई बी 2। तो ये इस तरीके से हमने लिख दिया। पार्टिकल 1 हमारा ए क्वांटम स्टेट में है, पार्टिकल 2 हमारा बी क्वांटम स्टेट में है। अब चलिए इसका रिवर्स मान लेते हैं कि पार्टिकल जो 1 है वो हमारा बी क्वांटम स्टेट में है और पार्टिकल 2 जो है वो ए क्वांटम स्टेट में है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साई बी ए 1 2 और ये हो जाएगा हमारा साई बी ऑफ 1 एंड साई ए ऑफ 2। इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 कह दीजिए। देखिए ये हमने दो कंडीशन मानी है कि मतलब इन दो पार्टिकल को डिफाइन कर सकते हैं हम इस वेव फंक्शन से और इस वेव फंक्शन से। ये कब होगा, जब हमारा पार्टिकल जो होगा वो आइडेंटिकल होगा। कब होगा, आइडेंटिकल। और यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि हमारा पार्टिकल जो है वो आइडेंटिकल है। अब आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब पार्टिकल सेम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन में हम नहीं बता सकते ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, इनडिस्टिंग्विशिबल होते हैं। ये हम लोग फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आइडेंटिकल पार्टिकल में हम क्लियरली नहीं डिफाइन कर सकते कि हम यही वेव फंक्शन यूज करें या ये वेव फंक्शन यूज करें। ना हम इस वेव फंक्शन से डिफाइन कर सकते हैं ना इस वेव फंक्शन से, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किस टाइम पे कौन सा इलेक्ट्रॉन ए में होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन बी क्वांटम स्टेट में होगा। हम क्लियरली डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि ये होते हैं आइडेंटिकल। तो इसीलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, चलिए इन दोनों वेव फंक्शन का। तो इन दोनों वेव फंक्शन का जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम लेंगे वही आपके पूरे सिस्टम के वेव फंक्शन को डिफाइन करेगा। तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा साई ए ऑफ 1 एंड साई बी ऑफ 2। ये हमारा था किसके लिए, साई 1 2 साई ए बी इस ये। और अब इसका लेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन दोनों का, तो प्लस माइनस साई बी ऑफ 1 एंड साई ए ऑफ 2। इस तरीके से हमने लिख दिया। और ये ब्रैकेट इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन से ही हम डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक नॉर्मलाइजिंग फैक्टर 1/√2 हो जाएगा। तो ये आप समझिए कि हम एक वेव फंक्शन से दोनों को नहीं डिफाइन कर सकते, दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन से, क्योंकि हमें नहीं पता चलता है कि कौन सा पार्टिकल किस स्टेट में कब होगा, क्योंकि दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, पूरे सिस्टम के वेव फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको मुझे ये समझाना है कि 1/√2 कैसे है। तो 1/√2 जो होता है वो होता है नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट या नॉर्मलाइजिंग फैक्टर। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए करके लिखते हैं। तो ए की वैल्यू को मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कैसे आता है एग्जैक्टली। फिर उसके बाद मैं आगे आपको स्लैटर ट्रीटमेंट समझाता हूँ क्या होता है। ये मैं पहले इस तरीके से लिख देता हूँ। तो चलिए ए की वैल्यू को देखते हैं। पहले ए की वैल्यू कैसे आती है, तो देखिए हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जानते हैं कि ए एन और ए एन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एन ए स्टार होता है यहाँ पे समीशन 0 टू यहाँ पे 1 टू इन्फिनिटी। ये हम ले लेते हैं एन की वैल्यू, वेर एन की वैल्यू इज दिस 1 टू इन्फिनिटी। और ये होता है 1 के इक्वल। हम जानते हैं कि ए स्टार ए 1 के इक्वल होता है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो यहाँ पे हम नॉर्मलाइजिंग फैक्टर ही तो 1/√2 ले रहे हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होता है आपका, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम दो पार्टिकल का सिस्टम ले रहे हैं, तो दो पार्टिकल का सिस्टम ले रहे हैं तो n इज इक्वल टू 1 to 2 हो जाएगा। और हमारा ए एन स्टार और ए एन इज इक्वल टू 1। ए एन स्टार जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है इसका। तो अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो हो जाएगा ए स्टार ए प्लस ए स्टार ए, क्योंकि दो पार्टिकल है तो दो बार लिखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम मानेंगे कि ए स्टार बराबर ए होगा
फॉर रियल वैल्यूज ही हम लेते हैं नॉर्मलाइजिंग फैक्टर के लिए। तो फॉर रियल ए स्टार इज इक्वल टू ए, तो हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी कि 2a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1/√2। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हमारा ये यहाँ पे आता है। आई होप ये भी क्लियर होगा। और ये वेव फंक्शन जो है हमारा psi12 ये कुछ इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन ये दो पार्टिकल को डिफाइन करेगा। अच्छा ठीक है, अब दोनों पार्टिकल अगर एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ माइनस साइन लगेगा, अगर सिमेट्रिक होंगे तो यहाँ प्लस साइन लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग स्लैटर डिटरमिनेंट में एंटी सिमेट्रिक ही लेते हैं, क्योंकि हम एंटी सिमेट्रिक को ही ऐसा लिख सकते हैं फर्मियन को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ psi12, ये किसके लिए हो जाएगा हमारा एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो psi a ऑफ 1 एंड psi b ऑफ 2 माइनस psi b ऑफ 1 एंड psi a ऑफ 2। इस तरीके से हमने लिखा है। किसके लिए होता है ये एंटी सिमेट्रिक के लिए, और एंटी सिमेट्रिक ही हम लोग स्लैटर डिटरमिनेंट में यूज़ करते हैं, तो मैं एंटी सिमेट्रिक ही लिखूंगा। इससे पहले की वीडियो में पॉली एक्सक्लूजन में हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन हमारा इस तरीके से हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिख सकते हैं। कब, जब हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि फर्मियन, तो फर्मियन के लिए हम एंटी सिमेट्रिक लेते हैं। आप लोग फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि फर्मियंस जो होते हैं उनका वेव फंक्शन कैसा होता है एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए माइनस होगा और सिमेट्रिक के लिए प्लस होगा। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा है। अब देखिए स्लैटर डिटरमिनेंट कैसे आता है, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए इसको हम लोग डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, psi1 एंड 1 2 ऐसे मैं कॉमा लगा देता हूँ 1/√2, और यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकता हूँ psi a ऑफ 1, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ psi a ऑफ 2, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ psi b ऑफ 1 एंड psi b ऑफ 2। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही चीज़ आएगा। देखते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के देख लीजिए आप, psi a1 यहाँ पे देखिए और psi b2, और यहाँ पे माइनस लगता है, फिर उसके बाद इससे इसका मल्टीप्लाई होता है, तो psi b ऑफ 1 एंड psi a ऑफ 2। तो देखिए आप इसी को हम डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं, इसी को हम स्लैटर डिटरमिनेंट कहते हैं। तो ये दो पार्टिकल के लिए स्लैटर डिटरमिनेंट हम लोग निकालते हैं, और यहाँ पे √2 को हम लोग 2 फैक्टोरियल कर देते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 के ही इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम स्लैटर डिटरमिनेंट को डिफाइन करते हैं। अब फॉर n पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, n पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा psi1 2 डॉट डॉट n। मतलब माने कि हमारे सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√n फैक्टोरियल। 2 पार्टिकल के लिए 2 फैक्टोरियल था, n पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो मैं इसको लिखूंगा psi a1 psi a2 डॉट डॉट psi an, इस तरीके से मैं लिखूंगा। फिर ऐसे b के लिए, फिर c के लिए ऐसे डॉट डॉट पूरा लिखूंगा, psi b ऑफ 1 डॉट डॉट psi b ऑफ n। फिर उसके बाद यहाँ पे a b ऐसे चलता जाएगा, फिर यहाँ पे n आ जाएगा, तो psi n ऑफ 1 डॉट डॉट psi n ऑफ n। इस तरीके से हम लोग n पार्टिकल के लिए स्लैटर डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए स्लैटर डिटरमिनेंट हम लोग किसके लिए लिखते हैं, तो ये हम लोग लिखते हैं एंटी सिमेट्रिक पार्टिकल के लिए, यानी कि फर्मियोनिक सिस्टम। फर्मियन जो फर्मियन होते हैं वही तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन, तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है तो उसको हम लोग उसके वेव फंक्शन को हम लोग स्लैटर डिटरमिनेंट में लिखते हैं इस तरीके से। अब इसका एक क्वेश्चन चलिए करते हैं यहाँ पे, डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ द नॉर्मलाइज। इसको देख लीजिए आप अच्छे से, बहुत ही सिंपल है। अब चलिए करते हैं इसको, डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ द नॉर्मलाइज एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन ऑफ 3 नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल। तो यहाँ पे हमें 3 पार्टिकल के बारे में दिया, तो हम 2 पार्टिकल का कंडीशन क्या जानते हैं, psi12 ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/√2, और psi a ऑफ 1 psi b ऑफ 2 माइनस psi किसके लिए होता है, ये फर्मियोनिक सिस्टम के लिए होता है। फर्मियोनिक यानी कि एंटी सिमेट्रिक ही दिया हुआ है ऊपर आपका, psi b ऑफ 1 एंड psi a ऑफ 2, इस तरीके से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं psi12 इज इक्वल टू 1/√2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा psi a ऑफ 1 psi a ऑफ 2 psi b ऑफ 1 psi b ऑफ 2। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको सिंपली करके आना होगा। फॉर 3 पार्टिकल, सिमिलरली फॉर 3 पार्टिकल्स आप लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 का फैक्टोरियल, और इसको आप psi a ऑफ 1 psi a ऑफ 2 एंड psi a ऑफ 3 कर देंगे। फिर psi b ऑफ 1 psi b ऑफ 2 psi b ऑफ 3 कर देंगे। psi c ऑफ 1 3 पार्टिकल के लिए, psi c ऑफ 2 psi c ऑफ 3। इस तरीके से आप 3 पार्टिकल के लिए लिखेंगे। तो यह है आपका आंसर इसके लिए।
तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, स्लैटेड डिटरमिनेंट क्या होता है ये भी समझ में आया होगा, और ये किसके लिए लिखा जाता है, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए। अगर सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा तो उसके लिए हम लोग स्लैटेड डिटरमिनेंट नहीं लिखते जनरली, तो ये आप याद रखिएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये 1929 में इसका खोज हुआ था 1929 में। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे की वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।